बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। बहार की फ्रेश सी मॉर्निंग, जब हम उठे हैं तो सूरज भी जगमगा रहा था अपनी पूरी आबोताब के साथ, दिन भी ज़रा खुला खुला ही, और बात के लाहौर रिवायती तौर पर धुएं और स्मोक में घिरा हुआ। हाँ, कल बहुत ज़्यादा, कल आप देखें तो लाहौर में ऐसा हुआ कि 7 बजे के करीब ऐसा मौसम हो गया कि अचानक से आपने देखा कि धुंध जो है पड़ गई है। शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे, मतलब आप सुबह अगर आपने फजर पढ़ी है तो आपको नजर आया कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ है, लेकिन उसके बाद ऐसा होना शुरू हो गया और फिर स्मोक थी वो, और वो सिर्फ लाहौर के कुछ हिस्सों में थी और कहीं पर भी नहीं थी। हमारा अपना किया धरा है। अगर हम हवा में देखें तो हर तरफ धुआं नजर आता है, और अगर ज़मीन पे देखें तो हर तरफ कूड़ा नजर आता है, बजाय इसके कि हमें हरे हरे नए नए पत्ते नजर आएँ, खूबसूरत से फूल नजर आएँ। लेकिन चले इन बातों को छोड़ते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों की बात करते हैं जो कि स्कूल जाना जो है वो शुरू हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी मासूमियत को, इनकी जगमगाहट को और इनकी जो खिलखिलाहट है उसे बरकरार रखे। स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन हमसे बड़ा कंसर्न है इसलिए कि ना पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि यूके वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ लोगों में उसकी तशखीस भी हुई है। अटॉर्नी जनरल जो है पाकिस्तान के, उनको कोरोना हो गया, वो अमेरिका जाना चाह रहे थे और उन्होंने इसलिए कोरोना टेस्ट करवाया तो उनको मालूम हुआ कि उनको कोरोना हो गया और ये नया वेरिएंट है जो पाकिस्तान में। और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन यूके वेरिएंट जो है, जिसे कैंट वेरिएंट भी कहते हैं, ये बहुत तेजी से फैलता है और पाकिस्तान में इसके केसेस रिपोर्टेड हैं। और इस वजह से अगर हम ये समझें कि जी स्कूल खुल गए हैं, कारोबार खुल गए हैं, सब चीज़ें वापस हो गई हैं, तो हमने ना मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है, कोरोना तो कहीं चला गया है, गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो ये गलत है। इससे कि जो वेरिएंट यहाँ पे मौजूद है वो बड़ी तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। तो जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे बगैर एहतियाती तदाबीर के, उतना ज़्यादा खुद को खतरे में। बिल्कुल ऐसी है, तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आपने अपनानी है। और अभी आप देख लें कि इतना कंसर्न है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं मुख्तलिफ सूबों की और वफाक, वो एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो पाए हैं और सिंध ने इसीलिए कहा कि हम 50% ही रखेंगे। अभी शुकूक व शुबहात भी मौजूद हैं कि ये कोरोना कम हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एहतियात कर सकते हैं, तो प्लीज़ एहतियात करें। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि बहुत अहम ऑब्जर्वेशन कह लें, बहुत अहम फैसला कह लें, और हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे ज़्यादा जो है फिंगर्स क्रॉस जो हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। सब लोगों की नज़र उधर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर राय आज सुना दी जाएगी, जो बड़ी अहम होगी, इसलिए कि जैसे हमने देखा पिछले दिनों पे एक हल्के के बारे में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया तो उसको भी इसी पैराए में लिया गया कि ये हुकूमती बयानिए की फतह है या अपोजिशन के बयानिए की फतह है। अब इस वक्त इसका असरात आइंदा इलेक्शंस पे जो भी हो, लेकिन एक हुकूमती रिट है जिसमें कि हमने हुकूमत इसरार करती दिखाई दे रही है कि इलेक्शंस जो है वो ओपन बैलेट के जरिए से होनी चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज है जिनका इसरार है कि हुकूमत का ये जो इसरार है इसकी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई, जैसे कहना चाहिए ना, कोई इसमें सीक्रेट जरूर है, इसलिए जो राय शुमारी है सेनेट की वो खुफिया ही होनी चाहिए। अब जिस तरफ फैसला आता है तो उससे ये लगेगा कि जैसे इस बयानिए की फतह हुई है। बयानिए की फतह, दूसरा आईनी तौर पर हमें देखना होगा कि फैसला आता क्या है, क्या हाँ या ना में फैसला आ जाएगा या कोई और ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है। ये तो जो कानूनी माहिर हैं वही हमें बताएंगे। तो इस वक्त हम बात करेंगे, आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। हमें ये बताएं, सबकी नजरें इस फैसले पर है, इस राय पर है, क्या हाँ या ना में फैसला हो सकता है या कोई और ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है? मुतवक्के फैसले क्या क्या हो सकते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगा, जो मुसावी हकूक की बात की, तो हमारा आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तमाम हकूक जो है हर इंसान का, चाहे वो अकलियत में हो या कुछ भी, उसके हकूक हमारे साथ बराबर हैं। और इन हालात में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है। अब दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है कि इस वक्त जो ओपन बैलेट के मुताल्लिक जो बात आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि आईने पाकिस्तान की पाबंद है, आईने पाकिस्तान के अंदर जो कानून बनाया गया है बैलेट के बारे में, या जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं इलेक्शन लॉज के जो होते हैं, वो सेनेट के भी हैं। इसलिए दूसरी तरफ अगर देखा जाए, साबका दौर में जो मूवीज सामने आई हैं,
पैसों को लेन देन के बारे में। देखें, हमारा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अदारा कानून साज का सेनेट का है। अगर सेनेट के अंदर भी इसी तरह का ही रवैया हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका खरीदो फरोख्त का होना है, तो उस लिहाज से फिर आप देखेंगे मिसाक जमहूरियत एक बना था जिसके तहत 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, लेकिन सियासतदानों ने फिर भी इसके अंदर उसके अंदर ये बात वाज़ेह थी कि जो भी बैलेट होगा सेनेट का वो ओपन होगा, उसमें ओपन रायशुमारी होगी जिस तरह के करप्शन से बचा जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, जब सदारती रेफरेंस फाइल हुआ, तो वहां अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। हालांकि अपने ही बनाए हुए जो लॉज हैं, अपना ही जो एक मिसाक जमहूरियत एक जो करारदाद इन्होंने मंजूर की थी उसकी वाज़ेह वायलेशन की जो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये किस दर्जे अहम साबित होगा और क्या इस बात का तयन हो जाएगा इसके जरिए से कि मुल्क में इलेक्शन जो सेनेट का है वो खुफिया बैलेट के जरिए से होगा या ओपन बैलेट के जरिए से होगा, या कोई और फैसला भी आ सकता है? ये सिर्फ इस चीज़ का अहाता करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, या फिर सदारती रेफरेंस के ऊपर भी कोई कॉमेंट या कोई हमें राय मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो 18वीं तरमीम के अंदर जो है इन्होंने जुडिशल कमीशन एक तरतीब दिया था जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, जिस पर उन्होंने ये मामला दोबारा सेनेट में भेज दिया था और उसको अमेंड करने के लिए। वो एक वाहिद मिसाल हमारे पास है। अगर कानून को वाज़ेह ना हो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में या दूसरे लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाज़ेह इख्तियार है कि वो उसमें कुछ डायरेक्शन दे सकती है। अब क्योंकि साबका हालात देखे जाएं, अब तो यहाँ तक कि मूवीज, पहले तो सुनने में आता था कि खरीदो फरोख्त होती है, अब तो मूवीज सामने आ चुकी हैं खरीदो फरोख्त की। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट को देखें, हमारा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है और आर्टिकल 2A कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 227 कहता है कि वो तमाम कवानीन जो जो इस्लाम के खिलाफ होंगे, कुरान और सुन्नत के खिलाफ होंगे, वो मुतसादम होंगे हर कवानीन से। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इन हालात में सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार हासिल है कि चाहे तो ये हुक्म दे सकती है कि जनाब बैलेट जो है सेनेट का जो वो वोट कास्टिंग होगी वो ओपन बैलेट से होगी। ये उसके पास इख्तियार जरूर है। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब, हमें ये भी बता दें, आर्टिकल 226 का जिक्र किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उस आर्टिकल 226 के हवाले से हमें बताएं कि फैसला सिर्फ उसको लेकर किया जाएगा। आपकी नजर में आर्टिकल 226 क्या है और क्या तशरीह बनती है उसकी? देखिए, आर्टिकल 226, 227 और आर्टिकल 2A ये वाज़ेह करता है कि वो तमाम कवानीन जो कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हैं वो गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगर 226 जो है वो जो है कुरान और सुन्नत के मुतसादिम है और इसमें तरमीम पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी, जो अगर पार्लियामेंटेरियन नहीं की तो वो उनको करनी चाहिए थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो उस आर्टिकल को कल आदम करार दे सकती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बिल्कुल सही सर, लेकिन इस सूरत में अगर ये फैसला आ जाता है कि ओपन बैलेट जो है वो इलेक्शन होंगे, तो आइंदा जो इंतखाबात हैं क्या वो भी फिर उसके ऊपर भी ये फैसला जो है वो असरअंदाज होगा? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि अगर सेनेट के इलेक्शन जो ओपन बैलेट से होंगे तो फिर इसी ऑर्डिनेंस का, इस फैसले का इतलाक आइंदा आने वाले तमाम इलेक्शन पे होगा। और दूसरा ये कि अगर इतना ही मसला है तो जो मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए से क्यों नहीं सेनेट की सीट्स जो एलोकेट कर दी जाती कि जितनी रिप्रेजेंटेशन है उस लिहाज से सेनेट की जो सीट्स हैं वो मिल जाएं, ये सारा मामला ही खरीदो फरोख्त का जो है खत्म हो जाए। इसमें आपके ख्याल में क्या कानूनी कबाहत मौजूद है? देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस लिया और नोटिस लिख के फिर भी वापस जो है भेज दिया था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इसमें जो है कानून साजी करे और उसमें पार्लियामेंट को फिर कानून साजी करनी पड़ी। मैं ये समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देती है कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस जो आर्टिकल 226 है इसमें भी आपको कानून साजी करनी होगी कुरान और सुन्नत के रोशनी में, क्योंकि मजलिस शूरा के जब भी इजलास होते थे कुरान और हमने देखा है हमारी हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें वो ओपन बैलेट इस्तेमाल होता था। अच्छा ठीक है, बाजवा साहब हमें ये भी क्लियर कर दें कि फैसला अगर ये आ जाता है कि ये सीक्रेट बैलेट से होगा, खुफिया राय शुमारी से होगा, तो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिसके साथ ये एक रखा गया था कि अगर ये मशरूत होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो वो ऑर्डिनेंस भी फौरी खत्म हो जाएगा अगर सीक्रेट बैलेट का फैसला आ जाएगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आज ये भी देखना होगा कि क्योंकि एक ऑर्डिनेंस मौजूद है
ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में उन्हें क्या फैसला करना है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार बहुत ज्यादा हैं, वो उस ऑर्डिनेंस को भी वो गैर आईनी करार दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल, जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात व वाकयात, जो पिछली जो रवायात जो सामने आई हैं जो खरीदो फरोख्त की, उस रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को इस पे वाज़ेह फैसला देगी कि जनाब जो इस वक्त क्योंकि ऑर्डिनेंस मौजूद है, ऑर्डिनेंस की रोशनी में ही बैलेट का फैसला हो। बिल्कुल ठीक है, जो भी फैसला आएगा उसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वक्त तो मौजूद नहीं है, वो बता दीजिएगा। चैलेंज नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि बैलेट जो है ये ओपन होगा या खुफिया होगा, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, या तो अगर उन्होंने खुफिया बैलेट के जरिए अगर इसकी रायशुमारी होनी है सेनेट के इलेक्शन की, तो फिर उन्हें वो ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त क्योंकि वाज़ेह सबूत मौजूद हैं खरीदो फरोख्त के, सुप्रीम कोर्ट शायद इस पे वो फैसला ना करे। अच्छा सर, जो कह रहे हैं कि फैसला जो भी आए, सेनेट इंतखाबात जो है वो 3 मार्च को होंगे, तो फिर 3 मार्च को जो सेनेट इलेक्शंस होंगे उसके लिए तैयारियां या अभी तक ये जो इब्हाम है ये कितना इफेक्ट करेगा इस सारी सूरत हाल को कि ओपन बैलेट होना है, खुफिया बैलेट होना है, उसके ज़ाहिर अरेंजमेंट्स होंगे, उसकी तैयारियां होंगी? देखिए 3 मार्च को इलेक्शन है, 24 घंटे पहले इन्हें तमाम कवानीन जो है वाज़ेह करने होते हैं। फिर उसके बाद जो जहां जहां भी इलेक्शन होता है सूबाई असम्बलियों के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर, तो वहां पे इनको इलेक्शन के बाहर जो होता है, इलेक्शन सेंटर के बाहर भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने होते हैं। तमाम वोटर्स जो हैं उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियन होते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर और कौमी असम्बली के मेंबर, इनको भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भेजने होते हैं कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, आपने जो वोट कास्ट करना है इन रूल्स और रेगुलेशन की ही रोशनी में करना है। बिल्कुल सही सर। ये जो आज फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, आपको क्या लगता है कि ये फैसला खात्मा कर देगा इस इब्हाम का, इस कंफ्यूजन का जो कि चल रहा है, और फॉर वंस एंड ऑल डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये मामला जो है ये चलता रहेगा? जैसे हमजा ने भी आपसे पहले सवाल किया, चैलेंज करने का कितना जो है वो इसमें चांस मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी राय आएगी, फैसला आएगा, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, या ये हतमी उनकी राय होगी? मैं यहाँ पे एक जरूर बात बताता चलूँ कि एक होता है कि एक आदमी की तरफ से या एक रुकन असम्बली की तरफ से कोई भी पिटीशन की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, एक होता है सदारती रेफरेंस। और जब सदारती रेफरेंस को फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है वो रेफरेंस, जो सदारती रेफरेंस होता है। इस वक्त क्योंकि जो सदारती रेफरेंस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह एक जजमेंट देनी होगी और इस पे वो उन्हें ये करार देना होगा कि ये इस तरह की भी बैलेट होगा सेनेट का, ओपन होगा या खुफिया होगा, किस तरह इस्तेमाल किया जाना होगा इसे, इसके लिए बहुत वाज़ेह उन्हें कानून जो है वाज़ेह करना पड़ेगा। अगर कहीं अबहम है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट करार दे सकती है कि इस इलेक्शन के बाद दोबारा इस मामला को सेनेट के अंदर भेजा जाए या कौमी असम्बली के अंदर इसकी कानूनसाजी की जाए। और जब तक इस पर वाज़ेह कानून, इस पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, इसमें वो कुछ सुप्रीम कोर्ट रेफर भी कर सकती है बैक इसको। हाँ ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब, हमें ये बता दें, हम दूसरे जो साइड है उसके मौक़िफ़ की भी बात करते हैं। हमने देखा मुख्तलिफ बार्स के जो है नुमाइंदे वहाँ पर पेश हुए, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है नुमाइंदा पेश हुआ। बात ये सामने आई कि इलेक्शन तो होता ही खुफिया है, इलेक्शन का कहीं पर खुफिया लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अब हम मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते हैं, जो दूसरा सवाल हमारे सामने है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी दे दी जाए तो सेनेट इलेक्शन करवाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, तमाम जो पार्टीज हैं वो अपने अपने नुमाइंदे डिक्लेयर कर दें और वो सेनेटर बन जाएंगे। इस नुक्ते को कैसे देखा जाएगा? देखिए, जहां तक हमारी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स का ताल्लुक है, मैंने देखा है कि बार एसोसिएशन की तरफ से तो कोई इस तरह की बात नहीं, बार काउंसिल्स की तरफ से अलबत्ता जरूर आई है। बार काउंसिल्स हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है वकला की, वो उनको कोई इख्तियार नहीं होता, क्योंकि मैं भी एक ओहदेदार रहा हूँ, साबका सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहा हूँ, उस वक्त भी ये बातें बहुत सारी हमारी आती सामने, तो हम भी ये कहते थे कि सिर्फ बार एसोसिएशन को इख्तियारात हैं कि वो कोई करारदाद मंजूर करें, बार काउंसिल्स को कोई इख्तियारात नहीं है, वो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार हो या हाई कोर्ट बार हो, उनकी तरफ से वाज़ेह जो है इस पे कोई बयान या कोई करारदाद नहीं आई। सिर्फ अगर आई है तो पाकिस्तान बार काउंसिल या कुछ बार काउंसिल्स की तरफ से आई हैं, जो मैं समझता हूँ उनकी कोई हैसियत नहीं।
और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर भी हमें इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि हम पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उनमें कोई मुदाखलत करें। ये सिर्फ इलेक्टेड नुमाइंदे जो होते हैं, हमारे MNAs या सेनेटर्स जिन्होंने कानून साजी करनी है, ये उनको इख्तियार है। जी ठीक है, तो मामला आज बाजा साहब, मामला पार्लिमान को अगर भेज दिया जाता है तो आपकी नज़र में जिस तरह पहले सेनेट इलेक्शन होते थे उसी तरह से ये वाले सेनेट इलेक्शन भी होंगे अगर मामला पार्लिमान को भेज दिया जाता है कि पार्लिमान फैसला करे? नहीं, लेकिन इस पे आप क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शन है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को वाजे एक डिसीजन आज लेना पड़ेगा कि ये जो इलेक्शन होंगे ये किस तरह होंगे, ओपन बैलेट के जरिए होंगे या बैलेट के जरिए होंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमें अपडेट कर रहे थे कानूनी जो नकात हैं, आज जो अहम फैसला मतवक्को है, और से हम अपडेट भी लेंगे। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अहम फैसला जो है वो भी मतवक्को है कुछ देर में। हुसैन अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कब तक ये फैसला आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे या खुफिया बैटिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर महफूज की गई राय जो है वो आज सुनाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट और अतराफ में जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो बेंच ये फैसला सुनाएगा। अदालत उज़्मा की राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी और फरीकैन को इस हवाले से नोटिस जो है वो पहले ही जारी कर दिए गए थे। जुमेरात को जो है वो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद राय जो है वो महफूज कर ली गई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने अपने दलाइल में कहा था कि अगर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से किया तो उसका असर तमाम इंतखाबात पर होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि अदालत के सामने सवाल सिर्फ आर्टिकल 226 के निफाज का मामला है। तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद जुमेरात को ये फैसला महफूज कर लिया गया था, राय महफूज कर दी गई थी और अब तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 5 रुकनी बेंच कुछ देर बाद ही जो है वो इस से मुतालिक राय से मुतालिक जो है वो अपना फैसला सुनाएगी और काफ़ी अहम जो है वो केस रहा है। हर हफ्ते ही तकरीबन इसकी समाअत जो है वो जारी रही है और कुछ दिन तो ऐसे भी हमने देखे जिसके रोजाना बुनियाद पर इस केस की बात जो है वो जारी रही। यहाँ एक अहम बात जो है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो आज पेश नहीं होंगे क्योंकि गुज़श्ता रोज जब उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई थी तो वो मुस्बत आ गई थी, क्योंकि उन्होंने 2 मार्च को जो है वो न्यूयॉर्क जाना था और बैरून मुल्क सफर से पहले SOP ये कहते हैं कि पहले आपका कोरोना टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में मौजूद नहीं होंगे। हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से कर रहे थे। फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे और आज मुतवक्के तौर पर ये जो राय है ये सुना दी जाएगी। बिल्कुल सही, सो उस राय के हम इंतजार में हैं, जैसे ही वो कुछ इस फैसला आएगा हम आपको फौरी तौर पे अपडेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज का दिन बहुत अहम है, इसलिए कि आज का दिन को पूरी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 1 मार्च जो है आलमी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का दिन, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। मतलब दुनिया को ये लोगों को ये बताना है कि हर शख्स जिसे कहना चाहिए जिसे कहना चाहिए तफरीक रंग व नस्ल वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक लेके पैदा हुआ है। लेकिन हमजा, मुझे तो 1400 साल पहले का वो खुतबा याद आ रहा है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं है। बिल्कुल, तुम ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर। लेकिन आज तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। फरा, ये भी एक हकीकत है कि इस दिन का भी जो मकसद है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की UN की चार्टर के मुताबिक मनाया जाता है, इसका मकसद हम आज तक हासिल ही नहीं कर सके। हम सरहद के पार चलते हैं। सरहद के पार आप देख लें तो मुसलमानों की क्या सूरत हाल है वहाँ पर। सिर्फ मुसलमानों को छोड़ दें, ब्राह्मण एक कम्युनिटी को छोड़कर बाकी नीचे जितने हिंदू हैं या सिख हैं उनके भी आप मामला देखें। मैं आज सुबह हमजा से डिस्कस कर रही थी कि वहाँ पर एक सिलेबस में उन्होंने एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जिसमें गाँव माता, जो कि हिंदू मिथ में उसको स्टडी करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि उसके बारे में पढ़ना हर मज़हब के लिए लाजिम है। अब यहाँ पर यानी इससे थोड़ा सा होता ही है कि अक़लियतें जो होती हैं उनकी हक तलफी होती है या उनकी दिलासारी होती है। ये मामला किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला दुनिया के किसी मुल्क में हो सकते हैं। और उससे बढ़कर अगर मुल्कों के लेवल पे हम देखें तो कश्मीर आज तक सुलग रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है हमजा? कि इतना बड़ा मसला है, फ्लैश पॉइंट है, लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हल नहीं किया जाता। फ़लस्तीन को जलने दिया जाता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये मसला तभी हल होगा जब कोलो फेल में जो तजाद है और जो मुनाफिकत है
वो ख़त्म होगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसाफ लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद साहब, बताइएगा कि ताकतवर और कमज़ोर का जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उस पर अमल क्यों नहीं कर पाते? अक़वाम मुत्तहिदा दिन तो मनाता है लेकिन उन लोगों की बात नहीं करता जिन लोगों की हम बात करते हैं। कश्मीरियों की बात नहीं करता, सिखों की जो भारत में हालात हैं उसके ऊपर वो नहीं बोलता, फ़लस्तीनियों पर नहीं बोलता। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत अहम मौजू पे मुझे मदऊ किया। ये जो ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क है ये दुनिया के हर मुआशरे में पाया जाता है। उसको कवर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम ऐसे कवानीन बनाएं जो उसको कंट्रोल कर सकें और उस फ़र्क को ख़त्म कर सकें। देखिए, महज़ब जो मुआशरे होते हैं वो कमज़ोर को प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो यूएन कन्वेंशंस हैं, कोर कन्वेंशंस हैं, जिससे कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, कन्वेंशन ऑन टार्चर है, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, तो उन्होंने कई कन्वेंशन साइन किए हुए हैं और उनको अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाकिस्तान हर साल जो है अपनी रिपोर्ट पेश करता है और उसको नज़र में रखते हुए उन कन्वेंशंस को हम लोकली यानी अपने मुल्क में भी कवानीन बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं। इस कमज़ोर तबकात को हमने अपने मुल्क में जो प्रोटेक्शन फ्राहम करने के लिए आप देखें एक लीगल फ्रेमवर्क पे काम किया है, बहुत ओवर लेजिस्लेशन की हुई है, बहुत ज़्यादा कवानीन हमने बनाए हैं। दूसरे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, तो ख़ासतौर से क्योंकि ये वो तबकात हैं जो मुतासिर होते हैं या कमज़ोर हैं या वल्नरेबल हैं, जो मुआशी तौर पे होते हैं, उस पर चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस बने हैं। आप देखें, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हमने इदारे बनाए हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। और प्रोग्राम्स के हवाले से क्योंकि इमरान खान जो हुकूमत में आए उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि वो लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि इदारे तो यकीनन मौजूद है, दुनिया की हर कौम में, हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन क्या ये इदारे अपना काम भरपूर अंदाज से कर सक रहे हैं जिसकी वजह से कमज़ोर को जो है वो उसका हक मिल सके और ताकतवर से हक छीनने की जो एक उसकी एबिलिटी है उस पर कदगन लगाई जा सके? आपके ख्याल में ये पाकिस्तान में ये काम जो है ये हो रहा है? किसी कमज़ोर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता सिनफी, लिसानी या फिर मजहबी बुनियाद पर? देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख रही है वो बड़ी टर्बुलेंट रही है। पाकिस्तान में एक जमहूरियत का जो है बार बार उसका ख़त्म किया जाना और टेररिज्म का शिकार होना और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुना पे हम वो टारगेट्स हासिल नहीं कर सके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस डायरेक्शन में नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि ये मौजूदा हुकूमत है, ये आई इस स्लोगन के तहत थी कि जो है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और गरीब और अमीर में कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता जाएगा। और इसी सिलसिले में मैंने कहा कि जो ख़ास तौर पे देखें, हमसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो मुतासिर होती हैं इस इम्तियाज़ी सलूक की। तो ये जो एहसास प्रोग्राम है ये मुल्क की कोई 7 मिलियन 70 लाख ख़वातीन को टारगेट करता है, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र्स वज़ाइफ जो है वो देते हैं और उसके साथ कारोबार के लिए भी और मुख्तलिफ़ चीज़ें। और उसके अलावा आप देखें मौजूदा हुकूमत में सेहत कार्ड का जो इजरा किया गया है, क्योंकि ये हेल्थ भी एक बुनियादी हक़ है, उसमें कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए भी सेहत कार्ड KPK में तो पूरे सूबे में हर ख़ानदान को उसमें कवर कर लिया है। इस तरह कानून और इंसाफ का मामला भी तो है कि लोगों को कानून और इंसाफ भी चाहिए। आप तक ज़्यादातर शिकायत इंसानी हुकूक के हवाले से क्या आती हैं, फिर उनका इजाला कैसे किया जाता है? लोगों को कैसे पता हो कि हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है हमने कहाँ पर राब्ता करना है, उसका इजाला कैसे होगा? देखिए, मैंने एक तो पहले जिक्र किया कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, NCHR वुमेन के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, ट्रांसजेंडर के लिए भी एक इदारा बन गया है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम कर रहा है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है एक हेल्पलाइन है जो राउंड द क्लॉक काम करती है, 1099।
उस पर कोई भी कंप्लेन करके फ्री ऑफ कॉस्ट एक लीगल मशवरा ले सकता है, और वो रेफरल का काम भी वही इदारा करता है। वो केसेस जो है उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक PMDU जो लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें हर पूरे मुल्क से कहीं से भी किसी भी मौक़े के मुतालिक जो शिकायत दाखिल की जा सकती है, और उस पर लाखों के तादाद में शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और उनमें काफ़ी तादाद में उनको रिजॉल्व भी बिल्कुल ठीक है, शिकायत किया जा रहा है, भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका लालचंद, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम इस दिन को मनाना, उससे ज़्यादा मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मकसद पूरा करें, और हम ज़ाती तौर पर जिस हद तक भी कर सकते हैं अपने घर से शुरू कर लें और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सिंफी जो एक फ़र्क है ना, उसको ही ख़त्म कर लें तो बहुत बड़ी बात। हमजा, इन तमाम चीज़ों का हल जो है मज़हब ने एक ही दिया, खुदा खौफी। अगर हमारे दिल में होगी तो हमें बहुत सारे इदारों का डर नहीं होगा, हमें एक खौफ होगा कि हम क्या जवाब देंगे अगर हम नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब होते हैं, अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि जान, माल और इज़्ज़त की हुर्मत कायम की गई है। हर मज़हब जो है इसी की तलकीन करता है, और हमारे मज़हब ने खास तौर पर की है। हाँ जी। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।